एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर के साथ। हम लोग पढ़ रहे थे करंट अफेयर चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 हम विवाद से विश्वास तक कल पढ़ चुके हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे उसके आगे से, यानी कि निर्विक पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। जो स्कीम आई थी गवर्नमेंट की निर्विक में ये क्या करना चाहता था? निर्विक में ये कर रहा था, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहा था। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इसने क्या किया? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इसने एक स्कीम बनाई जिसका नाम रखा है इसने निर्विक। तो निर्विक स्कीम में क्या करता था ये? निर्विक स्कीम पहली बात तो हमारे यूनियन बजट 2020 में आई थी। सेकंड लाइन के अंदर लिखा हुआ यूनियन बजट के अंदर आई थी। इसने सिंप्लीफाई किया प्रोसीजर को। किसके प्रोसीजर को? ताकि हम एक्सपोर्ट के अंदर फ़ायदा उठा सके। जब भी हमारे देश में एक्सपोर्ट होता है तो हमें बड़ा सस्ता एक्सपोर्ट करने का मौका मिलता है, यानी कि हमारे देश के अंदर एक्सपोर्ट के ऊपर कम टैक्सेस लगाए जाते हैं। हम ये चाहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना एक्सपोर्ट करें ताकि हमारे देश में फॉरेन करेंसी आए। तो फॉरेन करेंसी लाने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो इसने क्या किया? हायर इंश्योरेंस कवरेज दिया, यानी कि उनके ऊपर हाई इंश्योरेंस कवरेज, रिडक्शन इन प्रीमियम फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स, और जो प्रीमियम होगा इनका, मतलब जो इंश्योरेंस होगा उसमें प्रीमियम इनको कम डालना पड़ेगा और कवरेज ज़्यादा मिलेगी इनकी। किसके लिए काम किया? स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए। प्लस सिंप्लीफाइड प्रोसीजर निकाला क्लेम सेटलमेंट के लिए, यानी कि अगर आपको क्लेम करना पड़े तो आपका प्रोसीजर कैसा होगा? बड़ा सिंपल सा होगा। This scheme is expected to support export of around ₹30 lakh crore by the end of the 5th year। तो इसने कितना करने की कोशिश की? 30 लाख रुपए। कब तक? By the end of the 5th period। This scheme enable digitally and refund to exporter duties taxes levied at the central, state and local levels, यानी कि जितनी भी ड्यूटी चार्ज की होगी, जितना भी टैक्स चार्ज किया होगा, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट ने। क्या क्या? जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, वैट ले लिया फ्यूल के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन पे, विच आर नॉट गेटिंग एग्जेम्प्टेड और रिफंडेड अंडर द एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म। करंटली क्या होता है, जो टैक्स लगता है ना पेमेंट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, वो तो इनको रिफंड हो जाते हैं। उसके अलावा जो और खर्चे लगते हैं, जैसे बोल रहे ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, ये सब खर्चे एग्जिस्टिंग में वापस नहीं होते। लेकिन जो नया सिस्टम बनाएगी बजट 2020 के बाद, यानी कि निर्विक के अंदर जो एक्सपोर्ट करेंगे उनको ये खर्चे भी वापस मिल जाएंगे। तो मतलब मिनिमम कॉस्ट क्या लगेगी? इनका रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने वाला जो कॉस्ट लगेगा, सिर्फ वही इनका कॉस्टिंग होगा, उसके अलावा कोई कॉस्टिंग नहीं होगा अगर ये देश से बाहर सामान बेचते हैं। तो कौन सी स्कीम में? निर्विक स्कीम में। तो निर्विक स्कीम क्यों आई थी? एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो इसने क्या किया था? हायर एक्सपोर्ट डिस्बर्समेंट, यानी कि अपने एक्सपोर्ट लेवल को बढ़ाने के लिए स्कीम का यूज़ किया था। आगे क्या बोलता है? नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। टेक्निकल टेक्सटाइल होता है हमारे जो कपड़े वाला बिजनेस होता है ना, कपड़ा बिजनेस, उस चीज़ के लिए इसने काम किया। तो क्या कहता है कि एक 4 ईयर इम्प्लीमेंटेशन पीरियड बनाया इसने 2020 से 21 और उसके बाद 23 से 24। ठीक है। एट एन एस्टिमेटेड आउटले ऑफ 1480 करोड़ टू पोजीशन इंडिया एज ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल। तो हम लोग क्या कहते थे, जो मशीनरी से हमारा टेक्सटाइल कपड़ा बनता है उसका हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, मतलब पूरी दुनिया के अंदर इंडिया नंबर 1 है इस चीज़ के लिए। तो इस पर उन्होंने खर्चा भी किया, काफ़ी बड़ा खर्चा किया, 1480 करोड़ का। ठीक है, हाँ, इतना एक्सपेंडिचर लगाया है इन्होंने ताकि हमारा जो इंडिया का करंट टेक्सटाइल है वो ग्लोबल लीडर में काउंट हो सके। और जो टेन्योर है इसका 2021 से 23-24, यानी कि 2021 वाला सेशन जो चला था पीछे, उसके बाद अगला सेशन कौन सा? 2023 से 24। ये अप्रैल 20 से मार्च 21 की बात कर रहा है और वहाँ पे अप्रैल 23 से मार्च 24 की बात कर रहा है। आगे चलिए, क्या बोलते हैं? विलेज स्टोरेज स्कीम। विलेज स्टोरेज स्कीम मतलब ये जो गाँव में हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, जैसे फार्मर्स अनाज पैदा करते हैं, उसको रखने की कैपेसिटी को बढ़ाना, उसको बोला गया अपना विलेज स्टोरेज स्कीम। तो इसको काम करने के लिए कौन आए हमारे पास? SHG को लिखा जाता है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स का काम क्या होता है? जनरली जो वहाँ पर गांव के जो और लोग होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास अच्छा टैलेंट होता है, वो आपस में अपनी ग्रुपिंग कर लेते हैं, वो खुद की आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इस तरह की ग्रुपिंग को वो बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। टू प्रोवाइड फार्मर्स अ गुड होल्डिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस देयर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ताकि वो अपने गांव के एरिया में ही अच्छा स्टोरेज बना सके, वेयर हाउस बना सके, और जिससे उनका सामान एक जगह से दूसरे ले जाने वाली लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होगी। तो वुमेन SHG टू रिगेन देयर पोजीशन एज धन्य लक्ष्मी। तो जनरली गांव के अंदर ये जो SHG अगर वुमेन्स खोलती हैं तो इन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है, इन्हें फाइनेंस भी अच्छे से मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। जो ये हमारे RBI के रूल्स हैं, RBI के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो घरेलू औरतें होती हैं और जो अपने ऐसे बिजनेस को बढ़ावा देती हैं, उनको लोन बहुत जल्दी मिलता है। तो इसलिए वो अगर SHG खोलती हैं तो लक्ष्मी तो वो है, धान्य की लक्ष्मी हो गई, तो इसके लिए उनका हो गया धान्य लक्ष्मी। धन नहीं है, वो धान्य है। धन धान्य बोलते हैं ना, वो अनाज को धान्य बोलते हैं, वो वाली।
कराते, या फिर आप अपने आप कैसे कराएंगे? पैसा तो चाहिएगा ना उन्हें, कोई भी प्रॉपर्टी पे अगर कुछ भी बनाना है तो। मतलब अगर ये है कि जो रूरल एरियाज़ की वुमेन्स होती है उनको बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो भी स्टेबल हो पाएँ, तो उसके लिए इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कोई भी बना सकता है, बट जनरली ये फेमस हुआ था उन वुमेन्स के लिए। याद करो, अगर कभी न्यूज़ में पढ़ा हो या टीवी में देखा हो, मधुबनी पेंटिंग के लिए वो ग्रुप्स बनाए थे। गाँव में जो औरतें सिलाई करती थी या घर बैठ के बुनाई वगैरह करती थी, नई नई चीज़ें बनाती थी, वो हैंड कढ़ाई वाली करती थी, हैंडक्राफ्ट का काम करती थी, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए ना बीच में एक ग्रुप्स बनाए गए थे। जैसे अमूल है, वो कैसे स्टार्ट हुआ था? इसी तरह से स्टार्ट हुआ था, एक ग्रुप से स्टार्ट हुआ था, फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना, आज तो ब्रांड है। तो वो जब ऐसे ऐसी चीज़ें स्टार्ट होती है स्मॉल ग्रुप्स के साथ, तो उनको हेल्पिंग ग्रुप्स बोलते हैं, जो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बनता है। आगे क्या है? गवर्नमेंट लॉन्च्ड उम्मीद टू टैकल इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीजेज। गवर्नमेंट ने एक उम्मीद नाम की स्कीम बनाई। उम्मीद करती क्या थी? उम्मीद एक आपकी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड एक स्कीम है। इसके अंदर क्या हुआ, जो जेनेटिक डिसीज होती थी, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स से लेकर बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती थी, उससे लोगों को बचाने के लिए काम करती है कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाता है। तो उम्मीद में क्या किया इसने, किसने किया ये? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने यूनिक मेथड निकाले मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया उम्मीद। यूनिक मेथड मैनेजमेंट ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव इन्होंने निकाला। इन्होंने और क्या किया? एक नेशनल इनहेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन केंद्रास, निदान केंद्र बनाए इन्होंने। इट इज सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसके लिए काम करता था, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उम्मीद ने क्या काम किया? टैकल किया किसको? इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ न्यू बोर्न बेबीज, यानी कि जो नए बच्चे पैदा होते हैं, जो पैदा होते ही बीमार होते हैं, यानी कि उनमें कोई पेरेंट्स की बीमारी आ जाती है, तो उन लोगों को कैसे निजात दिलाई जाए उस प्रॉब्लम से। द इनिशिएटिव विल इंश्योर प्रॉपर ट्रीटमेंट टू चिल्ड्रन एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मासेस। मासेस मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर अवेयरनेस डालती थी कि कैसे इन बच्चों की केयर की जानी चाहिए, कैसे इन बच्चों का देखभाल की जानी चाहिए। उम्मीद इनिशिएटिव्स एम्स टू वर्क टुवर्ड अचीविंग वेलनेस बाय प्रमोटिंग द प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डिसीजेज। ये चाहते थे कि जितने भी बच्चे हों वो स्वस्थ हों, तो उसके लिए उन्होंने अवेयरनेस फैलाई कि कैसे इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें आ सकता है आपके पास उम्मीद का फुल फॉर्म, अभी भी चल रही है ना, निदान का फुल फॉर्म आ सकता है, और ये पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च की थी। तो ये लॉन्च की थी हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है। और बेसिकली ये पूछ सकता है कि उम्मीद किस चीज़ के लिए बनी, तो इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीजेस के लिए बनी थी। आगे क्या है हमारे पास? किसान मान धन योजना। किसान मान धन योजना में क्या किया? इन्होंने किसानों का मान किया। मान किस तरीके से किया? इन्होंने बोला जो किसान रिटायर हो जाते हैं, यानी कि जो किसान अब खेती बाड़ी नहीं कर सकते, उनकी एज हो चुकी है, अब उनसे खेती बाड़ी का काम नहीं होता, उन्हें कुछ पेंशन दी जाए, यानी कि उन्हें कुछ पैसा दिया जाए ताकि वो अपना काम कर सके। तो इसमें क्या बोलता है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द किसान मान धन योजना ऑन 12 ऑफ सितंबर। कहाँ पर? रांची झारखंड में कोई स्पीच दी थी उन्होंने, वहाँ पर इसे लॉन्च किया था। द स्कीम शैल सिक्योर द लाइफ ऑफ 5 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इसमें स्मॉल फार्मर होता है छोटे किसान, और मार्जिनल फार्मर होता है जो छोटे से भी छोटे होते हैं, यानी कि जिनके पास लगभग 1 एकड़ या 1.5 एकड़ हेक्टेयर ज़मीन होती है, और उससे पुराने वाले जो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर 2.5 हेक्टेयर की ज़मीन होती है, वो स्मॉल में आते हैं, और हमारे और मार्जिनल उससे भी छोटे होते हैं। बाय प्रोवाइडिंग अ मिनिमम पेंशन ऑफ ₹3000 पर मंथ। तो इनको मिनिमम पेंशन कितना मिलेगा? 3000 पर मंथ ऑन अटेनिंग होता है एज ऑफ 60 ईयर्स, यानी कि जब 60 साल के हो जाते हैं, तो 60 साल के बाद हम मानते हैं कि इंसान हार्ड वर्क नहीं कर सकता क्योंकि वो बूढ़ा हो जाता है, तो इन लोगों को 3000 मिलेगा, ताकि अगर ये खेती बाड़ी ना भी कर पाएँ, सक्षम ना हो खेती बाड़ी करने में, तो भी अपना गुजारा कर सकें। The scheme has an outlay of ₹10,774 crore for the next 3 years। तो इसने स्कीम के अंदर अभी 10,774 करोड़ डाले हैं अगले 3 साल के लिए। द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर हु आर करंटली बिटवीन द एज ऑफ 18 to 40 ईयर्स कैन अप्लाई फॉर द स्कीम, यानी कि जो आज 18 से 40 साल की एज में है वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे, अप्रूव हो जाएगा, तो आफ्टर द 60 ईयर्स उन्हें पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। क्या बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ने लघु व्यापारी, छोटे व्यापारी होते हैं, उनके लिए भी मानधन योजना निकाली है।
The scheme came into force on the 22nd day of July 2019. The provision of this scheme shall apply to the लघु व्यापारी, छोटे व्यापारी जो होते हैं उनके ऊपर लगते हैं। अब ये लघु व्यापारी है कौन? वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वर्किंग एज एन शॉप ओनर्स, जो शॉप पे काम कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, राइस मिल ओनर्स हैं, ऑयल मिल ओनर्स हैं, वर्कशॉप ओनर्स हैं, कमीशन एजेंट, ब्रोकर ऑफ रियल एस्टेट, ओनर ऑफ स्मॉल होटल रेस्टोरेंट एंड अदर लघु व्यापारीज। तो जो बिल्कुल छोटे छोटे काम कर रहे हैं। और अब छोटे छोटे की डेफिनेशन क्या दी है? ऑल शॉपकीपर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एज वेल एज रिटेन विद अ टर्नओवर बिलो ₹1.5 करोड़, यानी कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम का है, एंड एज बिटवीन 18 to 40 ईयर can and apply for the scheme. The government has earmarked ₹750 crore for this scheme in the union budget. तो इन्होंने कितना किया है? 750 करोड़ का स्कीम में डाला है for the 19-20। Interested person can enroll themselves over 3.25 lakh common service centers spread across the country. इन्होंने इसके सर्विस सेंटर भी बनाए जहाँ जाकर वो अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। द गवर्नमेंट विल मेक अ मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सब्सक्राइबर्स अकाउंट। तो जितने भी आएंगे उनके पास अकॉर्डिंगली वो उनके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा डालेगी। ठीक है, आगे है हमारे पास नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी बनाई। तो ये क्या बोलता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री HRDM अंडर इट्स नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि नेशनल मिशन जो बनाया इसने एजुकेशन पे, थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NMEICT। तो इस पूरे का नाम का क्या हुआ? NMEICT। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आ सकता है NMEICT का। हैज़ लॉन्च द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसने एक डिजिटल लाइब्रेरी अपनी खोली है ऑफ द इंडिया प्रोजेक्ट टू डेवलप अ फ्रेमवर्क ऑफ वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज द सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी, यानी कि उस लाइब्रेरी पे एक मतलब सरफेस होगा, इंटरफेस होगा, वहाँ पे आप कुछ भी सर्च करोगे आपको हर एक चीज़ का वहाँ लिंक मिल जाएगा। एज ऑफ नाउ more than 3 crore digital resources available through National Library. The contents all over major domains of the education and मेजर ऑफ लर्नर्स। तो क्या बोलते हैं कि इसके अंदर लगभग सारा कंटेंट है जो हमारी एजुकेशन और लर्नर्स का पार्ट है। मोर देन 50 लाख स्टूडेंट हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स इन द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी विद अबाउट 20 लाख एक्टिव यूजर्स, यानी कि 50 लाख स्टूडेंट्स ने एनरोल करवाया और 20 लाख अभी भी उसमें एक्टिवली हैं, यानी कि 30 लाख ऐसे ही सोने वाले हैं। आगे क्या बोलते हैं? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद उमंग ऐप एंड अदर यूजर्स कैन रजिस्टर थ्रू द www.ndl.gov.in। सर्च तो कर ही सकते हो या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू। ठीक है, तो इस ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। उमंग ऐप के साथ भी इन्होंने अपना इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो वहाँ से भी आपकी लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। हम भी ले सकते हैं। ले लो, कुछ ना कुछ होगा इसमें पे आउट के लिए। आगे है आपका अनाउंसमेंट ऑफ जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में क्या किया इसने? PM मोदी during his 73rd Independence Day speech announced that the government will launch a Jal Jeevan mission to bring piped water to the household to seek to converge with the old central state government schemes to achieve its objective of sustainable water supply management across India। तो ये पाइपलाइंस पहुँचाई जाएंगी हर एक घर पे, तो इन्होंने बोला जल जीवन मिशन हम चलाएंगे। आगे बोलते हैं नीट के जो एग्जाम्स होते हैं, नीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लर्निंग स्कीम। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अनाउंस्ड अ PPP स्कीम, PPP स्कीम बनाई इसने, जिसके अंदर इसने क्या किया? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी अंडर विच टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स इन द हायर एजुकेशन, यानी कि जो भी हमें हायर एजुकेशन मिलती है उसके साथ इसको टाई अप किया जाएगा। द ऑब्जेक्टिव इज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक लर्निंग पेपर मोर पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लर्नर, ताकि लर्नर को और ज़्यादा उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन मिल पाए। दिस रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन अडेप्टिव लर्निंग टू एड्रेस द डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर, यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू समझाया जाएगा। अब क्या होता है आजकल, अगर आप स्कूलों में देखो, जो अच्छे बड़े स्कूल हैं, बच्चों को भी सिखाने के लिए ना वो हर एक चीज़ का डायग्राम उसमें डालते हैं, प्रोजेक्टर के अंदर डालते हैं, ताकि बच्चे डायग्रामेटिक सीखें। बच्चों को डायग्राम्स का ज़्यादा समझ में आता है। देखो शेर कैसे दिखता है, अगर उनको फिजिकली दिखा दिया जाए, मतलब फिजिकली तो नहीं, वर्चुअली अगर दिखा दिया जाए तो वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। इसी तरह से हर एक एज ग्रुप के बंदों को अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाए, अब तुम्हें जैसे MCA थियोरेटिकल पढ़ाया था, लेकिन अगर तुम्हें MCA सिस्टम पे करने के लिए दिया जाए तो तुम ज़्यादा सीखोगे उस चीज़ से। इसीलिए तुम्हारा ट्रेनिंग पार्ट है, ताकि तुम्हारी जो है कस्टमाइज नॉलेज भी बढ़ सके। अब ये PPP स्कीम क्या होता है? एक आया था कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऐसी कोई स्कीम बनाई है इन्होंने, जिसके अंदर क्या करेंगे, कुछ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करेंगे। क्योंकि इसमें जब भी अपने को हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ना,
तो गवर्नमेंट बोलता है प्राइवेट सेक्टर को कि तुम आकर इनिशिएटिव ले सकते हो, तो बदले में उन्हें हालांकि बहुत सा फ़ायदा मिलता है, इमेज बिल्डिंग हो जाती है, टैक्सेशन बेनिफिट मिल सकता है या एनी अदर बेनिफिट इन्हें मिल सकता है, मिलता तो है ही फ़ायदा, या फिर प्रॉफिट मोटिव हो जाता है। तो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर आकर जुड़ना चाहेगा तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्राइवेट वाला लगाता है, पब्लिक तो उन्हें मौका देती है, मतलब पब्लिक सेक्टर तो उन्हें मौका देते हैं कि भाई हम तुम्हें मौका दे रहे हैं नाम कमाने का, पैसा कमाने का, तो उसको ट्रिपल पी बोलते हैं। ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दीज उन्होंने क्या बोला, पार्शियल गारंटी स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर स्टार्टअप, ये तीनों स्कीम आपकी पैसे से रिलेट करती हैं, यानी कि जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, आपका बिजनेस ठप हो रहा हो, कहीं से पैसा आपको और अरेंज करना हो, तो वहाँ पर आपकी पार्शियल गारंटी स्कीम काम आती है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड को पैसे में कन्वर्ट करना हो, या फिर जो गोल्ड आपके बॉन्ड्स, आजकल गोल्ड तो एज एन करेंसी भी यूज हो रहा है आपका, गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह हो रहे हैं, करेंसी तो नहीं बट फिर भी ट्रेडिंग के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ हो रहा है। पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर स्टार्टअप, स्टार्टअप कंपनीज जो होती हैं, जो नई नई स्टैब्लिश्ड होती हैं, उनके लिए भी रिफॉर्म्स डाले जा रहे हैं पॉलिसीज़ के अंदर। ये पॉलिसी वैसे तो पूरी पूरी डिटेल के अंदर है एक एक पेज की, लेकिन तुम्हारी बुक में भी नहीं है, तुम्हारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है, तो इसलिए जितनी पॉलिसीज है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बस उतनी ही कर लो। आगे हैं हमारे पास गवर्नमेंट एंड एथिक्स। गवर्नेंस एंड एथिक्स में क्या बोलते हैं कि आपको क्या क्या काम करने, क्या क्या काम करने जानी चाहिए। तो इसके नीचे भी कुछ पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स वैसे शॉर्ट में ये सर्कल में भी लिखे हुए हैं और नीचे अलग अलग एक्सप्लेन किया। तो एक्सप्लेन वाले में आ जाओ, क्या बोलता है आपके पास, वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस फॉर काइंडनेस, हमने काइंडनेस के लिए एक कॉन्फ्रेंस बनाई है कि हम सारे काम बढ़िया तरीके से करेंगे। So in order to impart critical competencies, that is empathy, compassion, mindfulness and critical inquiry in the global youth, to inspire, empower and enable them to transform themselves and bring long lasting peace in their communities। तो हमने उनको क्या बोला, हमने उनको बोला कि तुम लोग अपना मतलब सारा काम क्या करो, अपनी कम्युनिटी की देखभाल करो, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाओ, पीस बनाओ, शांति बनाओ। इस तरीके से काम करने के लिए हमने कॉन्फ्रेंस बनाई जिसका नाम रखा कॉन्फ्रेंस फॉर काइंडनेस। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर यूनेस्को MGEIP ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस ऑन काइंडनेस इन न्यू दिल्ली, इंडिया, ऑन द थीम वसुधैव कुटुंबकम, द गांधी फॉर द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, सेलिब्रेटिंग द 150th एनिवर्सरी ऑफ द महात्मा गांधी। तो ये जो आपकी स्कीम है यूनेस्को MGEIP, ये महात्मा गांधी जी के नाम पर ही बनाई गई थी। इसका मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस यही था ताकि आप इसके अंदर क्या कर सको, इसके अंदर लोगों के अंदर शांति का मैसेज आप भेज सको। ठीक, यूनेस्को MGEIP की फुल फॉर्म लिख लो। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और MGIEP की महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। तो इसने क्या किया था, महात्मा गांधी के बर्थडे पे इन्होंने बोला था कि अब हम दुनिया में काइंडनेस फैलाएंगे। सो इन्होंने एक इसका नाम रखा ऑन द थीम वसुधैव कुटुंबकम, इन्होंने इसका नाम रखा जिसके अंदर हमने क्या किया, हम लोगों ने शांति, अमन शांति का प्रस्ताव दिया हर एक को। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड विद एम टू इम्पार्ट क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज, कैसी कैसी, एम्पैथी, कंपैशन, माइंडफुलनेस एंड क्रिटिकल इंक्वायरी। ये सारे वर्ड जानते हो, जानते हो, जाने पहचाने हैं। एम्पैथी क्या था, एक दो वर्ड्स थे हमारे पास, सिंपैथी और एम्पैथी। एम्पैथी मतलब दूसरों की फीलिंग्स को, देखो सड़क पे ना एक्सीडेंट हो रखा है, ठीक है, तो दो बाइक वाले गिर गए सड़क पे एक्सीडेंट होने के बाद, ठीक है। तो कई तरह के लोग होते हैं, एक तो आए बेचारा गिर गया और ऐसे कहते कहते साइड से निकल जाते हैं, वो होती है सिंपैथी। एक होती है एम्पैथी, अरे वो गिर गया, जाते हैं उसको उठाने शुरू हो जाते हैं, उसको पानी वानी पिलाते हैं, उसको आराम से बिठाते हैं, वो होती है हमारे पास एम्पैथी, ठीक है। आगे है कंपैशन। कंपैशन में भी यही करते हैं हम साथ में, मतलब जो हमारा काम होता है, यानी कि हमारे उसके अंदर हमारी लॉयल्टी बोल दो या फिर हमारा फीलिंग्स जो है थोड़ी सी और उसके अंदर डाउनवर्ड हो जाती है लोगों की तरफ। माइंडफुलनेस एंड क्रिटिकल इंक्वायरी, माइंडफुलनेस मतलब दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल करके काम करते हैं हम, थॉटफुल होते हैं लोगों के लिए। आगे है क्रिटिकल इंक्वायरी, हर चीज़ के अंदर हम लोगों को इंक्वायरी डालना ज़रूरी होता है। जैसे महात्मा गांधी ने हर चीज़ का इफ एंड बट्स निकालते थे, वैसे
in global youth to inspire, empower and enable them to transform themselves and build long lasting peace in their communities, ताकि आज का यूथ अपने आप को पहचाने और अच्छी शांति भरा जीवन व्यतीत करे और लॉन्ग लास्टिंग पीस इस्टेब्लिश करे. Inspired by the Mahatma Gandhi, the conference aimed to provide global youth and policy maker an innovative, engaging and inspiring platform to come together and strive to discover groundbreaking pathways to achieve the United Nations Sustainable Development Goals. क्या बोलता है कि ऐसी ऐसी पॉलिसीज निकालो, ऐसे ऐसे इनोवेशन निकालो जिससे आप क्या कर सको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सको. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या थे हमारे? मतलब जो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर की रिसोर्सेज को सेव करना. आगे है हमारे पास नेक्स्ट पेज पे, PIO कार्ड्स टू कंटिन्यू एज वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अप टू मार्च 2020. तो क्या बोलता है, PIO के कार्ड्स हैं जो कंटिन्यू करेंगे एज अ वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो हमारे पास ओरिजिन के कार्ड हैं, यानी कि मैं मान लो इंडिया का बंदा हूँ तो मेरे पास इंडियन ओरिजिन का कोई कार्ड होगा, अपना कोई पहचान पत्र होगा इंडिया से रिलेटेड, तो वो क्या है, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड्स, अलोंग विद वैलिड फॉरेन पासपोर्ट. और मेरे पास फॉरेन पासपोर्ट भी है तो वो वैलिड है, मतलब मैं इंडिया से बाहर ट्रैवल कर सकती हूँ और बाहर से इंडिया ट्रैवल कर सकती हूँ. तो अलोंग विद फॉरेन पासपोर्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर एग्जिट एंड एंट्री इनटू इंडिया टिल मार्च 31, 2020. यानी कि अगर मेरे पास फॉरेन का पासपोर्ट है और PIO कार्ड है तो मैं बाहर यहाँ से फॉरेन कंट्री में भी जा सकती हूँ और फॉरेन कंट्री से यहाँ पर भी आ सकती हूँ. कब तक? टिल 31 मार्च 2020. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अर्लियर एडवाइज्ड ऑल PIO कार्ड होल्डर्स टू कन्वर्ट देयर कार्ड्स टू ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. हमने उनको क्या बोला था जब लास्ट टाइम सिटीजनशिप एक्ट में चेंज किया था कि जितने भी PIO हैं वो अपने यहाँ पर से एक कार्ड ले लें, सिटीजनशिप कार्ड, जिसको नाम दिया गया ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड्स बाय 30 सितंबर 2019. तो अब वैलिड नहीं है मैम ये पासपोर्ट और ये PIO मतलब ये है कि कभी किसी ज़माने में थे, मान लो आज़ादी से पहले इंडिया के थे, ओरिजिन उनका यहाँ से है, लेकिन अभी वो यहाँ या तो रह रहे हैं या फिर उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो इंडिया के हैं, ठीक है, लेकिन पासपोर्ट है उनके पास. यानी कि जिसके पास पासपोर्ट है और कोई ना कोई कार्ड, कोई ना कोई पहचान पत्र है कि वो इंडियन ओरिजिन का ही पर्सन है, तो वो यहाँ से हमारे पास से यहाँ से OCI ले सकते हैं. पिछली बार कितना बवाल चला था कि मेरे पास तो कोई कागज पत्र ही नहीं है, मेरी कागज बकरी खा गई, ऐसा कुछ, तो वो इसी चीज़ के लिए चला था. वीज़ा किसी होता है? वीज़ा तो ये होता है, आप किसी कंट्री में घूमने के लिए जाते हो तो वो 6 महीने का ही मिलता है, लेकिन आपको परमानेंट सेटल होना है या फिर आपको 6 महीने से ज़्यादा रहना है तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप चाहिए होती है. फिर वो वहीं से मिलेगी? कहाँ से? इंडिया के बंदे हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप तो इंडिया से ही लेंगे ना. नहीं, जैसे हम मेरे को जाना है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया से ही मिलेगा आपका, जो वहाँ से मिलेगा. वो इजीली तो नहीं मिलती. CA करके या CS करके जाओगे ना बाई चांस, तब भी मिल सकती है. लंदन की मिल जाती है, हमारा लंदन के साथ तो है टाई, लेकिन उसके लिए पेपर दे के जाना पड़ता है. यहाँ से ICSI का लंदन के साथ एक टाई अप है, तो अब CS बनने के बाद वो पेपर दे सकते हो और उस पेपर को अगर क्वालिफाई कर जाओ तो वहाँ की जॉब्स आपको इजीली मिल जाती है, उसके बाद मिल जाती है. फिर तो सही है. हाँ, चलो आगे चलते हैं. कैबिनेट अप्रूव्स प्रोमोलुगेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स ऑर्डिनेंस 2019. ई सिगरेट ऑर्डिनेंस निकाला, यानी कि अब ई सिगरेट नहीं चलेगी. यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द प्रोमोलुगेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल सिगरेट प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एडवर्टाइजमेंट, ये सब बंद कर दिया गया. प्रोमोलुगेशन होता है उसकी सूचना देना या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट. ई सिगरेट के अंदर क्या होता है, आपके जो वो इलेक्ट्रॉनिकली आपकी बर्न होती है, उसके अंदर टबैको वगैरह सारी चीज़ होती है, तो सिगार टाइप्स चीज़ें होती हैं आपकी. उसके बाद क्या बोलते हैं, डिसीजन इज़ बीइंग सीन एज मेजर हेल्थ एंड वेलनेस इनिशिएटिव फॉर द कंट्री. तो ये क्या किस लिए लिया गया, ताकि हमारी हेल्थ जो है ज़्यादा अफेक्ट ना हो. वैसे तो टबैको भी हानिकारक होता है, लेकिन ई सिगार में जो टबैको जलता है वो उसके अंदर थोड़ा सा हार्मफुल केमिकल और हो जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिकली जल रहा है तो ज़्यादा हार्मफुल आपका केमिकल छोड़ता है, इसलिए उसको बंद कर दिया गया है. एंड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, जो भी कुछ होगा वो पनिशेबल होगा. इज अ कॉग्निशेबल ऑफेंस. पनिशेबल, कॉग्निशेबल ऑफेंस होता है जिसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो पनिशेबल है. कमिटिंग द ऑफेंस माइट लीड टू एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 1 ईयर. और फिर भी पकड़े गए ये खरीदते बेचते हुए तो आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है और आपके ऊपर फाइन लग सकता है 1 लाख का, या दोनों लग सकते हैं फॉर द फर्स्ट ऑफेंस. एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years एंड फाइन अप टू 5 लाख फॉर अ सब्सिक्वेंट डिफेंस. यानी कि पहली बार गलती की है तो 1 साल की जेल या फिर 1 लाख का फाइन, दोनों में से कुछ भी है, दोनों. लेकिन पहली बार दोबारा भी नहीं माने, दोबारा पकड़े गए
तो आपकी जेल बढ़ सकती है 3 साल तक की, एंड फाइन अप टू 5 लाख, यानी कि जेल भी जाना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा, दोनों है। पहले केस में क्या था, या तो फाइन या फिर जेल या फिर दोनों। अगले में पक्का दोनों लगेंगे, बस कितने कितने टेन्योर के लिए लगेंगे ये देखा जाएगा। ये तो बैन है मतलब। Storing of e-cigarette shall also be punishable with an imprisonment up to 6 months और fine up to ₹50,000 रुपये। जनरली जो रिच पीपल होते हैं या जो फॉरनर्स होते हैं वो लोग ज़्यादा लेते हैं। फॉरेनर्स तो मैं लेता है, लेते तो हैं, बहुत चीज़ें लेते हैं वो, लेकिन वो सब चीज़ें बैन है। अब ये जो अफीम गांजा डेली डेली पकड़ा जाता है तो बैन ही, पकड़ा जाता है, लोग लेते हैं, ऐसे ये बैन है। अब इसकी भी ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जो इसमें बिजनेस करता था वो स्मगलर बन जाएगा, यही होगा। जिसने बंद कर दिया बिजनेस मान के वो तो ठीक है, जो नहीं मान के बंद करेगा वो स्मगलर है। क्या होता है, वैसे भी लोग गवर्नमेंट सिगरेट बंद करवा नहीं रही क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा इनकम आती है। इससे इनकम लेवल बहुत मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता जितना नॉर्मल सिगरेट से होता है। नॉर्मल सिगरेट पीने वाले बहुत लोग हैं, ये पीने वाले लोग बहुत कम हैं, और इस पे अगर पीने वाले मिल भी गए तो वहाँ से आपकी मोटी कमाई हो सकती है। हाँ वो मतलब रिच हो गए, और वहाँ पे छापा भी मारोगे ना तो भी अच्छा खासा आपकी वसूली होगी गवर्नमेंट के पास। नहीं वैसे देखो बैन है तो है, इसका लाइसेंस भी अलाउड नहीं किया ना गवर्नमेंट ने, फिर तो ये बैन ही है। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे उन लोगों को, लेकिन ये है कि जब ऐसी ऐसी चीज़ों को आप छापा मारते हो, जो स्मगलर्स हैं उनसे कितने करोड़ों का काम जो वसूल होता है या फिर जो जब्त किया जाता है सारा जाता कहाँ है, गवर्नमेंट के उसमें जाता है। हालांकि यूज़ पब्लिक वेलफेयर के लिए ही होता है, बट गवर्नमेंट के ट्रेजर में पैसा आ गया, गवर्नमेंट ने उस एक्टिविटी को बंद कर दिया जो लोगों के लिए हार्मफुल थी। डबल फायदा है, या तो लोग सुधर जाएंगे, नहीं सुधरेंगे तो गवर्नमेंट के कोष में पैसा आएगा, जो पैसा तुम्हारी काम आना है। रेड सड़कें बनेंगी, रोड बनेगा, कुछ भी होगा। आगे क्या बोलते हैं, फॉरएवर 21 बैंक्रप्सी। फॉरएवर 21 एक ब्रांड है जो बैंकरप्ट हो चुका है, यानी कि जो पिट चुका है। बैंक है, ब्रांड जिंसेस वगैरह आती थी इसकी। तो क्या बोलता है, लो प्राइस फैशन चेन फॉरएवर 21 अ वन टाइम हॉट डेस्टिनेशन फॉर टीन शॉपर्स। हमारे जैसे टीनेजर्स यहाँ ज़्यादा शॉप करते थे, दैट फेल विक्टिम टू इट्स ओन रैपिड एक्सपेंशंस। इसने बहुत जल्दी ग्रो किया और अपनी जल्दी ग्रोथ की वजह से काफ़ी पिट चुका है, क्योंकि कस्टमर क्या है, टीनेजर्स का टेस्ट वैसे ही बहुत जल्दी चेंज होता है। तो टीनेजर के टेस्ट में चेंज होता है, तो जैसे जैसे टेस्ट चेंज हुआ इनका पुराना स्टॉक तो वेस्ट हो गया, पुराना स्टॉक या तो वेस्ट हो गया, इन्हें बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट पे निकालना पड़ा। तो इस तरह से ये लोग फटाफट क्या हो गए, बैंकरप्ट हो गए। उन्होंने चैप्टर नंबर 11 बैंकरप्सी के अंदर क्या डाली है, बैंकरप्सी की अपील डाली है। सो प्राइवेटली हेल्ड कंपनी बेस्ड इन लॉस एंजल्स में कंपनी स्टैब्लिश थी, उसे लगभग अपने 178 स्टोर बंद करने पड़े। द कंपनी वंस हैड मोर देन 800 स्टोर इन 57 कंट्रीज, यानी कि बहुत जल्दी इसने स्टोर्स बनाए थे, 800 के करीब स्टोर बना चुकी थी। The company would now focus on maximizing the value of the US store and shutter remain certain international locations. तो बड़ी सारी इंटरनेशनल लोकेशंस को ये बंद कर रही है और फोकसली किस एरिया पे कर रही है, यूएस के स्टोर्स के ऊपर, ताकि बच जाए। ये अपने हिसाब में भी ट्रेंड्स वगैरह ऐसे तो मिलते हैं। अब क्या होता है, कंपनीज बहुत सारी खुल चुकी हैं, जैसे कि आपका अभी मान लो ये है कोब है, कितने सस्ते ब्रांड दे रहा है ये, ठीक है। एलन सोली है, तो फिर भी चल रहा है, जोकी तो काफ़ी अच्छे हैं, जोकी कोब है, एलन सोली है। अब ये ब्रांड्स बहुत ज़्यादा चीप हो चुके हैं, हाँ, 500 के जीवन पे मिल जाते हैं जिन्सेस, जो नॉर्मल नहीं मिलती हमें, लोकल नहीं मिलती, लेकिन कोब की और आपको एलन सोली की जिन्सेस मिल जाएगी 500 में। ट्रेंड्स पे भी सस्ता ही मिलता है, ट्रेंड्स है, पेंटालून का एवरेज है। पैंट का एवरेज। तो इस तरह से क्या होता है, जो स्टोर काफ़ी मतलब टीनेजर को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो टीनेजर बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं, क्योंकि एक एज होता है उनका, उस एज पर्टिकुलर एज में खरीदते हैं, उसके बाद एज चेंज हो गया, उनका स्टाइल, उनका पैटर्न, उनका मोटिवेशन, उनका मेंटल सब कुछ चेंज हो जाता है। एक सिर्फ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ही लेते हैं, और हर साल ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, इसलिए जल्दी पिट जाते हैं ब्रांड। आगे क्या बोलता है, फॉलो ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि क्या बोलता है, हमें गवर्नेंस के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। गवर्नेंस का मतलब होता है देखरेख के लिए, उसके अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए। तो आदित्य बिरला ग्रुप चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला सेड दैट चेंजिंग टाइम्स द core business philosophy is rapidly moving from the shareholders capitalism to stakeholder capitalism, which includes investor, customer, employees and value chain partners। क्या बोलता है, हम लोग पहले सिर्फ शेयर होल्डर कैपिटलिज्म अप्रोच पे चलते थे, यानी कि पैसा कहाँ से आता था, सिर्फ शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर के भले के लिए काम करते थे। लेकिन इस सोच को हम धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है। साथ में जब जैसे जैसे एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है, जिस जिस तरह की वाइब्स फ्लो करने लग जाती है ना, हर कोई वैसा सोचने लगता है।
नेगेटिव वाइब्स आती है तो सबका मन नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव आती है तो सबका मन पॉजिटिव हो जाता है। अब तो बड़ा पॉजिटिव हो गया होगा लोगों का मन, कुछ नहीं पड़ा दुनियादारी में। तो इन्होंने क्या किया, कैपिटलिज्म अप्रोच को यानी कि शेयर होल्डर कैपिटलिज्म अप्रोच को स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म अप्रोच में बदला। स्टेक होल्डर के अंदर सिर्फ शेयर होल्डर नहीं होते, बड़े सारे लोग होते हैं। कंपनी में जिसका भी इंटरेस्ट लगा हो वो सारे स्टेक, कंपनी में इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होता है, कंपनी में कस्टमर इन्वेस्टेड होता है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, अदर पार्टनर्स हो गए, जितने भी लोग कंपनी से जुड़े होते हैं वो सारे कंपनी के काम में इंटरेस्टेड होते हैं और सारे स्टेक होल्डर होते हैं। तो इन्होंने अप्रोच कैसी बनाई कि स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म अप्रोच बनाई, यानी कि स्टेक होल्डर के लिए फ़ायदे के लिए अप्रोच बनाई। Indian corporates needs to hold them account to be global standard of governance if India wishes to reshape the global economic order। क्या बोलता है, ऐसे इंडियन के कॉर्पोरेट्स अगर ग्लोबल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो उन्हें ग्लोबल गवर्नेंस को अपनाना चाहिए, वरना फिर वो पीछे रह जाएंगे। He further said increasingly all stakeholders are demanding higher value, order accountability and additionally the business will have to earn their license to operate in the society as the whole। तो क्या बोलता है, सभी स्टेक होल्डर की क्या है, अब सभी को क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज चाहिए। तो सभी हाई डिमांड वैल्यू को डिमांड कर रहे हैं, ऑर्डर अकाउंटेबिलिटी, और सामने वाला बंदा अकाउंटेबल होना चाहिए। आपने जो मुझे करवाया है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। आप बाद में मुकर नहीं सकते कि ये प्रोडक्ट मैंने नहीं बेचा, आपने बेचा, मैं बीमार हो गई तो इसके लिए मैं किस पे कंप्लेंट डालूंगी, आप ही पे डालूंगी ना। आप जिम्मेदार हो, अकाउंटेबिलिटी होता है जिसको उत्तरदायी ठहराया जा सके। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपको ढंग से लाइसेंस मिल सके, अवेयरनेस मिल सके और आपको रिकॉग्निशन मिल सके। जो बंदा अपनी बातों से पलटता नहीं है, अपनी जुबान का धनी होता है, वही बंदा टिकता है मार्केट में। तो क्या बोलता है, एज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव्स द वे ऑफ डूइंग बिजनेस नीड्स टू चेंज। अगर हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अप्रूव करना है तो हमें तरीके को बदलना होगा। ऐसा नहीं लोगों के ऊपर जब बहुत सारे लाइसेंस ठोक दो, इतने सारे लाइसेंस डाल दोगे कि ये भी लाइसेंस लो वो भी लाइसेंस लो, फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा, बर्बाद हो गया ना ये तो। इफ़ वी वॉन्ट टू मेक आवर मार्क इन द वर्ल्ड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड टू लीव इट्स मार्क ऑन अस। मतलब अगर हम दुनिया में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं ना तो उनको अलाउ करो कि तुम अपने पॉइंट्स हमसे लो। ऐसे ही होते, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी झाड़ के चले जाते हैं, एक जो आपसे सुनते हैं, यानी कि फीडबैक बेसिस पे काम करते हैं। तो हम फीडबैक बेसिस पे काम करेंगे तो भला होगा, और सिर्फ अपनी अपनी गा के चले जाएंगे तो बुरा होगा। मुझे पता ही नहीं तुम क्या सोचते हो, फिर फ़ायदा क्या, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलें आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि रिलायंस कैपिटल विल नो लॉन्गर बी इन एनी लैंडिंग बिजनेस, यानी कि रिलायंस कैपिटल ने अपना लोन देने वाले बिजनेस को बंद कर दिया है। अब अनिल अंबानी रन्स रिलायंस कैपिटल विच हैज़ क्रेडिट एज वेल एज इंश्योरेंस बिजनेस। इस रिलायंस कैपिटल के अंदर क्रेडिट बिजनेस भी था और इंश्योरेंस बिजनेस भी था, यानी कि लोगों को इंश्योरेंस भी करती थी और लोगों को लोन भी देती थी, एंड म्यूचुअल फंड वर्टिकल्स। तो इन्होंने अपने दो बिजनेसेस को बंद करने की कोशिश कर दी है। डिसाइड टू शटर इट्स टू लैंडिंग आर्म्स बाय दिसंबर 2019। अब मैं लोगों को उधार नहीं दूंगी। तो कंपनी हैज़ टू वर्टिकल्स, क्रेडिट वर्टिकल्स, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस एंड रिलायंस होम फाइनेंस विद क्यूमुलेटिव एसेट्स ऑफ ओवर 25,000 करोड़। तो इसके पास दो ऐसे वर्टिकल्स थे जो लोन के लिए काम करते थे, एक तो कमर्शियल फाइनेंस देती थी और एक हाउस होम लोन देती थी, होम फाइनेंस देती थी। इन दोनों बिजनेस को बंद करने का इसने सोचा है। This is the second major business that Anil Ambani led group is exiting after its once flagship Reliance Communication was shuttered 2 years ago। यानी कि इसके बाद ये सेकंड स्टेप है, अनिल अंबानी जी अपनी कोई कंपनी बंद कर रहे हैं। पहली इन्होंने बंद की थी वो थी रिलायंस कम्युनिकेशन, दूसरी जो इन्होंने बंद की है वो है अपनी लैंडिंग बिजनेस। Shuttered 2 years ago is now the bankruptcy process. Its defense business Reliance Naval is also several financial स्ट्रेस। और इसकी एक और कंपनी है रिलायंस नावल जो डिफेंस के अंदर काम करती है, उसके अंदर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रही है, यानी कि बहुत टाइम जल्दी उसकी भी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है कि वो भी बंद हो रही है या फिर वो किसी को बेच दी गई है। कुछ नहीं कह सकते, सही भी है, कोई कमाए लॉस से अच्छा है कि हाथ मिलाए। कर तो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, हर एक का अपना अपना माइंड मैपअप होता है। ज़रूरी नहीं है कि दो भाई हैं तो साथ में ही काम करेंगे, अलग अलग भी करते हैं। क्या पता अगर साथ में काम करे तो सब पूरा बिजनेस ही लॉस में चला जाए एक दूसरे। चलो ठीक है, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन तीनों चैप्टर के लगातार टेस्ट होंगे। चैप्टर नंबर 4 का ओरल टेस्ट तुम्हारा कल है, ठीक है। इसे लाइन टू लाइन पढ़ लेना।